हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेज के बारे में कि एसेज क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इनमें क्या लिखा जाता है और जैसे इनकी पैराग्राफिंग कैसे होती है, इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है और एंडिंग कैसे करनी होती है। तो आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी जिन्होंने या तो अभी आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर उनको काफी टाइम हो गया है आइल्स की प्रिपरेशन करते हुए, मगर जो वो डिजायर बैंड अपने चाहते हैं राइटिंग में उनको वो नहीं मिल पा रहे। तो इस वीडियो में हम सारा ए टू जेड उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे कि एक ऐसे को जो है वो कैसे स्टार्ट किया जाए और कैसे एंड किया जाए और उसमें क्या लिखा जाए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे राइटिंग से कि ऐसे की स्ट्रक्चर क्या होती है। जो आइल्स में हम ऐसे लिखते हैं उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो जो मिनिमम वर्ड लिमिट है दैट इज 250 वर्ड्स। 250 वर्ड से जो है हम जो है कम वर्ड्स नहीं लिखते। अगर हम 250 वर्ड से कम वर्ड लिखते हैं तो हमारे जो बैंड स्कोर है वो डिडक्ट हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो मिनिमम जो वर्ड लिमिट है एक आइल्स में एक ऐसे को लिखने के लिए वो है 250 वर्ड्स और ज्यादा से ज्यादा हम 280 वर्ड्स देते हैं। 280 वर्ड जो है ये कोई फाइनल जो है हम ये नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम लिमिट है, ये हम रिकमेंड करते हैं। अगर आपकी वर्ड लिमिट जो है वो 280 से बढ़ भी जाती है, अगर 300 तक भी चली जाती है तो वो जो है वो गलत नहीं मानी जाएगी। अगर आपको एक्सप्लेन करने में ज्यादा अगर आप लिख रहे हो तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, मगर जो मिनिमम लिमिट है वो 250 से कम नहीं होनी चाहिए। 280 वर्ड्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 280 वर्ड्स तक जो अगर आप अपने ऐसे को क्लियर कर देते हो, पूरा फाइनलाइज कर देते हो तो वो एक अच्छा ऐसे माना जाएगा आइल्स में। अगर 300 भी है तो वो गलत नहीं माना जाएगा, मगर उससे क्या होगा कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने जो आपकी जो ऐसे की वर्ड लिमिट है उसको 250 से लेकर 280 के बीच में रखें। उसके बाद में जो है इसकी टाइम लिमिट की बात करते हैं। जो राइटिंग टास्क आइल्स में होता है उसमें हमारे पास एक ही टाइम में दो टास्क हमको लिखने के लिए दिए जाते हैं एग्जाम में, टास्क 1 एंड टास्क 2। उन दोनों के लिए जो टोटल टाइम है वो 1 आवर होता है। तो जो ऐसे है इसको जो है हम जो है ज्यादातर क्या करते हैं कि इसको जो है हम 40 मिनट्स देते हैं। जो 20 मिनट्स है वो टास्क 1 को देते हैं और 40 मिनट्स जो है वो टास्क 2 को देते हैं, क्योंकि जो टास्क 1 होता है उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 150 वर्ड होती है, वो उसके कम होती है। और जो टास्क 2 है इसकी वेटेज भी ज्यादा होती है और वर्ड लिमिट भी ज्यादा होती है, तो इसको हम 40 मिनट्स देते हैं। इस 40 मिनट्स में क्या करना होता है आपने, इस 40 मिनट्स में ही आपने अपने ऐसे को लिखना है। सबसे पहले आपने प्लान करना है अपने ऐसे को, प्लान करने के बाद आपने अपने जो ऐसे को लिखना है, लिख के जो है उसके बाद में उसी 40 मिनट्स में आपने टाइम निकालना है इसको एक बार दोबारा रीड करने में। तो जब भी आप कभी भी ऐसे कभी भी लिखेंगे आइल्स का तो सबसे पहले इसको प्लान करना है कि आपने उसमें लिखना क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आप जो बीच में आ जाए तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएं कि जो ऐसे है उसमें आगे मैंने क्या लिखना है। तो अगर आप स्टार्टिंग में 3-4 मिनट लगा के इसको प्लान कर लेते हो तो जो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि आप उसको लिखना स्टार्ट कर दो और बाद में आप ये सोचो कि मैंने क्या लिखना है, उससे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले उसी 40 मिनट्स में प्लान करना है, राइट करना है और साथ में उसको एक बार दोबारा से रीड करना है। तो आप अपने ऐसे को प्लान करके लिखने तक जो है वो जो एम लेके चलिए वो 35 मिनट्स का लेके चलिए, ठीक है जी। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप इससे भी कम कर सकते हैं तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर एबिलिटी, तो वो और भी बढ़िया होगा। इससे आपको जो है पढ़ने के लिए और भी टाइम मिल जाएगा। कम से कम जो है आप जो है कुछ ना कुछ टाइम उसके ऊपर दोबारा स्पेंड कीजिए पूरे ऐसे को पढ़ने के लिए। कई बार पढ़ते पढ़ते आपको कोई ऐसी गलती भी मिल जाएगी जो आप जो है जिसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये थी ऐसे की वर्ड लिमिट और ये था हमारे साथ पास के कितना टाइम लगाना चाहिए एक ऐसे को लिखने के लिए। तो आइए अब हम जब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो आइल्स का टास्क 2 है ऐसे उसको लिखते कैसे हैं। ऐसे में हम अपने जो है कोई भी आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं या फिर जो है किसी भी चीज के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन को या इस आइडियाज को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि जिसको जो सामने वाला रीडर है वो सच मान ले। आपने इस जो ऐसे होता है इसको इस तरीके से लिखना होता है कि जो आपके आइडियाज हैं उसको जब रीडर सामने वाला पढ़े तो उसका जो माइंड है वो मैनिपुलेट हो जाए उसी तरीके से जिस तरीके से आपने लिखा है। तो इस कभी भी आप जब ऐसे को लिखते हो तो उसमें आपने एविडेंस के साथ उस चीज को जो है एक्सप्रेस करना होता है, बताना होता है, ताकि जो आपका रीडर है उसके माइंड के ऊपर जो है वैसी ही इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाए जैसे कि आप लिख रहे हो। तो जो एक्चुअली ऐसे होता है ये जो है नॉर्मल राइटिंग से डिफरेंस होता है इसका। तो ये डिफरेंस क्या होता है इसको हम समझते हैं। उससे पहले हम एक बात करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को एक बात तो पता होती है
कि जब भी कोई ऐसे लिखना होता है तो उसकी एक इंट्रोडक्शन होती है, उसके बॉडी पैराग्राफ होते हैं, और साथ में क्या होता है कि उसके एट द एंड उसकी कंक्लूजन लिखनी होती है। तो ये बात एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनको पता होती है। उसके बाद में उनके पास और आइडियाज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा किसी भी वर्ड के सिनोनिम यूज कीजिए, एक वर्ड को बार बार रिपीट मत कीजिए, या फिर कुछ लाइंस को क्रैम कर लीजिए, क्रैमिंग करके जो है याद कर लीजिए, स्टार्टिंग उससे कीजिए, बीच में वो लिखिए, एंड वैसे कीजिए। और साथ में कई स्टूडेंट्स को ये भी सोचते हैं कि किसी जो आइल्स है इसका कुछ सिलेबस है, और जैसे कोई बुक ऐसी है जिसमें हम कुछ ऐसे पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको जो है ऐसे लिखने में, जब एग्जाम देने में जाएंगे तो वहां पर वही कोई ऐसे आ जाएगा और हम जो है अपने पास हो जाएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या होता है कि वो अपनी प्रेपरेशन को जो है वो करते रहते हैं, जब वो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में उनके जो डिजायर स्कोर वो नहीं अचीव कर पाते। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी क्या होता है कि वो जो एग्जाम दे रहे होते हैं उसमें वो जो डिजायर स्कोर है उसको नहीं अचीव कर पाते, और एट द एंड वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि उनको जो बेसिक नॉलेज है एक ऐसे की वो नहीं होती कि एक जो ऐसे है ये होता क्या है और इसको लिखना कैसे होता है, और इसका जो बेसिकली जो है वो नॉर्मल राइटिंग से डिफरेंस क्या है। अब आपको पता है कि जैसे टास्क 1 होती है एक किसी भी आइल्स में, तो ये ऐसे जो होता है ये टास्क 2 होती है। तो जैसे आप लेटर लिखते हो तो लेटर में भी आप कुछ ना कुछ लिखते हो, मगर वो जो है वो ऐसे की फॉर्म में नहीं होती। और दूसरी तरफ जैसे टास्क 1 है एकेडमिक्स का, उसमें आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो जिसको हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। तो वो भी स्ट्रक्चर तो उसकी ऐसे जैसी होती है, मगर हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये एक्चुअल में डिफरेंस सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक ऐसे का और एक अदर वे ऑफ राइटिंग का जो है डिफरेंस क्या है। जब तक आपको जो है वो डिफरेंस समझ नहीं आएगा आप एक इफेक्टिव ऐसे नहीं लिख पाओगे। तो आप सबसे पहले जो है इसके जो मीनिंग है इसके ऊपर गौर कीजिए कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करते हैं कि एक ऐसे जो है इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कोई भी अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो हमको पता है कि इसकी इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी पैराग्राफ होती है, और साथ में इसमें जो है हमने कंक्लूजन निकाला होता है। तो इस ऐसे को आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ऐसी जो है फॉर्मेशन देनी होती है कि जब उसको कोई भी रीडर, जहां आपका एग्जामिनर पढ़ना स्टार्ट करे तो उसमें इंटरेस्ट जनरेट हो जाए कि ये जो टॉपिक है किसी टॉपिक के ऊपर बात होने जा रही है, और वो टॉपिक जो है आगे तक उसमें आपने क्या लिखा है उसको आपने इस तरीके से लिखना है ताकि जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया है एट द एंड जाते जाते जो रीडर है उसको जो है उसी में जो है अपनी इमेजिनेशन स्टार्ट कर दे, उसी में जो है उसको सच मान ले, और ये उसको ऐसा लगे कि जो आपने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल फैक्ट्स के आधार के ऊपर लिखा है, और उसको वो डिनाई ना कर पाए। तो ऐसा ऐसे लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा ऐसे लिखने के लिए आपको 2 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा अपने ऐसे में। एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ऐसे है वो रीडेबल हो, और दूसरा जो आपका ऐसे है वो फैसिलिटेट करे आपके जो रीडर को उसको रीड करने में। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि एक ऐसे रीडेबल कैसे होगा और आपके रीडर को फैसिलिटेट कैसे करेगा उसको और अच्छे से रीड करने के लिए। एक ऐसे तब रीडेबल होता है जब उसको जो है वो रीडर स्टार्ट करे पढ़ना तो उसको जो बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अटके ना उसको जो है ऐसे को रीड करने में। उसका मतलब क्या है, अब हम जो है उसको समझते हैं। जैसे आपने एक ऐसे लिखा तो उसमें आपने जो लैंग्वेज यूज करनी है वो ऐसी यूज करनी है कि वो इजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और जो है किसी को भी आसानी से समझ आ जाए। अगर आप उसमें अननेसेसरली जो है वो टफ वोकैबुलरी के वर्ड यूज करोगे, ऐसे वर्ड यूज करोगे जो वहां पर मैच नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो है रीडर को प्रॉब्लम आएगी उस ऐसे को कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए। क्योंकि उसको क्या होगा कि उसको वो वर्ड का मीनिंग समझने में दिक्कत आएगी, वो क्या करेगा कि वहां पर स्टॉप हो जाएगा, और जब वो बार बार ऐसा पूरी रीडिंग में आएगा तो क्या होगा कि वो जो रीडर है वो बोर हो जाएगा, उस ऐसे को छोड़ देगा, और क्या होगा कि आपका जो ऐसे है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसकी मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सिनोनिम यूज करते हैं। तो पहले एक बात जो है, मेन बात ये है कि जब कोई भी हम वर्ड यूज करते हैं उसका सिनोनिम यूज करते हैं तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो वर्ड का हम सिनोनिम यूज कर रहे हैं वो राइट सिनोनिम यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी एक ऐसे लिखते हैं तो एक जैसे वर्ड ले लिया, उसके 3, 4, 5 उन्होंने सिनोनिम याद किया, अगर वो वर्ड ऐसे में आ गया तो वो सारे के सारे सिनोनिम लगा देते हैं। तो वो होता क्या है एक्चुअल में उसका वहां पे मीनिंग मैच नहीं हो रहा होता। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक वर्ड है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वर्ड जो है काफी जो है वो फेमिलियर वर्ड है, बहुत ज्यादा एसेज में यूज होता है जहां पर भी स्टूडेंट्स की बात होती है। तो
तो स्टूडेंट का जब आप कभी भी सिनोनिम फाइंड आउट करोगे तो स्टूडेंट का जो एक सिनोनिम आपको मिलेगा वो होगा प्यूपिल। तो स्टूडेंट का एक सिनोनिम है हमारे पास प्यूपिल। तो प्यूपिल का भी मतलब स्टूडेंट ही है और स्टूडेंट का मतलब है जैसे विद्यार्थी, हम बात कर लेते हैं। तो प्यूपिल एक्चुअल में जब कभी भी आप ऐसे लिखते हो जहां पर आपको बार बार स्टूडेंट लिखना पड़ रहा है, तो आप वहां पर क्या करते हो, प्यूपिल वर्ड भी यूज कर लेते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है उसको जो है हम जो है स्टूडेंट ही लिखेंगे, उसको जरूरी नहीं है कि हम वो प्यूपिल भी लिख सकें, मगर एक प्यूपिल को जो है हम जो है स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंफ्यूजन होती है जो कभी यार स्टूडेंट समझ नहीं पाते और गलतियां करते रहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं। जैसे प्यूपिल का वर्ड होता है, ये क्या होता है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, तो उनको हम प्यूपिल बोल सकते हैं। जो स्मॉल एज के हैं, जो छोटी एज के बच्चे हैं, स्कूल चिल्ड्रन है, उसको हम प्यूपिल बोल सकते हैं। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको हम प्यूपिल भी बोल सकते हैं और स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट है, स्कूल में स्टूडेंट है। मतलब जो स्टूडेंट वर्ड है इसके लिए ये प्यूपिल वर्ड रिवर्स मैच हो या ना हो ये श्योर नहीं होता। कैसे? अगर हम बात करते हैं किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को हम जो है वो स्टूडेंट बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपनी स्टडी छोड़ दिया है, काफी एज का है, ओल्ड एज पर्सन है, वो कोई स्टडी कर रहा है, उसको भी हम स्टूडेंट बोल सकते हैं। मगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को या उस ओल्ड एज के पर्सन को जो है हम प्यूपिल नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप वहां पर प्यूपिल वर्ड यूज कर लोगे, ऐसा सिनोनिम यूज कर लोगे विदाउट द नॉलेज ऑफ एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो क्या होगा कि वो वर्ड वहां पे गलत हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये आपने एक बहुत ध्यान रखना है कि आपका रीडेबल हो। एक तो डिफिकल्ट वर्ड आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करने। जैसे एक और वर्ड है जिनको मोस्टली बहुत ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं, प्लेथोरा। तो ये वर्ड जो है एक आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको समझते हैं। प्लेथोरा वर्ड जो है इसका मतलब होता है कोई चीज अबंडेंस में है, बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, इतनी ज्यादा है कि उसकी जो है जरूरत से ज्यादा उसकी जो है क्वांटिटी है, तो उसका मतलब होता है प्लेथोरा। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे कभी ऐसे लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे लिखना हमने लिखा होता है देयर आर मैनी रीजन, तो मैनी की जगह पे क्या करते हैं प्लेथोरा वर्ड यूज कर लेते हैं। तो वहां पर रीजन 2 या 3 होंगे, तो आपने वहां पर अगर प्लेथोरा लगा दिया तो क्या होगा कि वहां पर मतलब आ जाएगा कि इसके इतने ज्यादा रीजंस हैं कि जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो मतलब कि वो जो 2-3 रीजंस हैं वो बहुत ज्यादा अबंडेंस में वो बात चली जाएगी। उससे क्या होगा, उससे क्या आपकी जो है ये आपने डिफिकल्ट का भी एक सबसे अपनी तरफ से सोचा कि मैंने डिफिकल्ट का भी यूज किया है, मगर एक्चुअल में वहां पर एप्रोप्रिएट नहीं थी और आपके उल्टे नंबर कम हो जाएंगे। जो आपने ये सोच के ये वर्ड डाला था कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि आपने अच्छे जो है वोकैबुलरी के वर्ड यूज किए हैं, तो आपके नंबर उल्टे ड्रॉप हो जाएंगे। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी, आपने बिल्कुल एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी को यूज करना है किसी भी ऐसे को लिखने के लिए। तो ये बातें को ध्यान रखिए। आपका जो है अगर आप बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज यूज करते हैं, नॉर्मल यूजेबल लैंग्वेज जो नॉर्मल यूज की जाती है, उससे क्या होगा कि आपका सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो ऐसे वो रीडेबल हो जाएगा। तो यही हमारा पहला मकसद होता है कि हमारा ऐसे रीडेबल जरूर हो, जिससे क्या होगा कि हमारे जो है ऐसे में अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने जो है वोकैबुलरी नहीं यूज करनी, डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं यूज करनी। आपने जब भी वोकैबुलरी यूज करनी है तो वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए उस सिचुएशन के लिए। ये ना हो कि आप वर्ड के सिनोनिम डाल रहे हैं मगर वो यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं है, और क्या हो रहा है कि आपका जो है जो ऐसे है उल्टा जो रीडेबल की कैटेगरी से बाहर होता जा रहा है। तो इस चीज का आपने पहले ध्यान रखना है कि आप कैसे जो है रीडेबल हो। दूसरा बात क्या होता है, फैसिलिटेट द रीडर्स टू रीड। फैसिलिटेट और रीडर टू रीड का मतलब क्या है कि जब भी आप एक ऐसे लिखते हो तो उसमें आपने प्रॉपर ट्रांजिशन वर्ड यूज करने हैं, प्रॉपर जो है पंक्चुएशन यूज करनी है। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर मैं कहीं पर पॉज ले रहा हूं, अपनी बात को रोक रहा हूं या पॉज ले रहा हूं, तो वहां पर जो है ये मैं स्पीकिंग में तो कर सकता हूं, मगर राइटिंग में कैसे होगा, ये प्रॉपर पंक्चुएशन से क्लियर होता है कि जो आप कहां पर कैसी टोन में चल रहे हो। और साथ में जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, ट्रांजिशन वर्ड जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, ये ट्रांजिशन वर्ड्स को मोस्टली स्टूडेंट्स करेक्टर बोलते हैं। तो इनका ओवर यूज नहीं करना, इनको कैसे यूज करना है ये हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं प्रॉपर आपको ये सारी बातें बताऊंगा कि जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं और जो कंजंक्शन है ये इनका डिफरेंस क्या है और उनको कैसे यूज करना है।
तो उसको प्रॉपरली यूज करना है ताकि उस जो आपका रीडर है उसको प्रॉपरली पता चल सके कि आपका आइडिया शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान रखना है कि एक तो आपका रीडेबल होना चाहिए, एक आपको फैसिलिटेट करना है रीडर को कि वो अच्छे आराम से उसको रीड कर पाए, उसको प्रॉपरली पॉजेस समझ आए, उसको पता चल जाए कि आपने जो पैराग्राफ चेंज कर अब किया है, आपने आइडिया चेंज किया है, आपने क्या किया है। तो वो सारी चीज जो है वो आपकी पंक्चुएशन मार्क, प्रॉपरली ट्रांजिशन वर्ड्स, हर चीज को जो है फ्रेजेस लगा के आपने प्रॉपरली जो है डिफाइन करना है ताकि रीडर को कोई भी परेशानी ना आए आपके जो ऐसे को समझने के लिए। तो ये दो बातों का हमने पहले खास ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने जो है जब भी ऐसे लिखेंगे तो कभी भी हमारे जो है नंबर नहीं कम होंगे। तो आई होप आपको ये बातें अब इनिशियली स्टार्ट में समझ आ गई होगी कि ऐसे को जो जब भी हम लिखते हैं तो उसमें किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो एक ऐसे है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको जो है स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे लिखना है, इसकी पैराग्राफिंग कैसे करनी है। तो आइए अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमारे जो है मेन जो पार्ट तीन होते हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी पैराग्राफ और एक होता है हमारे पास कंक्लूजन। तो ये जो दो हमारे पास पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये तो स्टार्टिंग में और एंड में एक एक पैराग्राफ में आएंगे, और जो बीच में बॉडी पैराग्राफ है ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। आइए पहले हम इसको अच्छे से डिटेल से समझते हैं। ये जो ऐसे राइटिंग है इसका क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल में जो नॉर्मल राइटिंग से। जैसे कि नॉर्मल राइटिंग हम कभी भी कोई करते हैं तो उसमें कोई हम कुछ भी लिख दें, अगर हम कोई भी लाइन को अगर लिख देते हैं तो वो एक नॉर्मल राइटिंग है। मगर जो ऐसे राइटिंग होती है इसमें हमने क्या करना होता है कि जो भी हमारे माइंड में टॉपिक है या कोई भी चीज को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, कोई भी चीज लिखने जा रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देनी है कि हम जो ये ऐसे है जो हम अपनी बात रखने जा रहे हैं ये किस टॉपिक के ऊपर है। तो उस चीज को जो हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हमें ये भी साथ में बताना होता है कि जो वो टॉपिक है उसके बारे में आपके व्यूज क्या है, आप उसके ऊपर क्या लिखने जा रहे हो, वो सारी की सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी होती है। दूसरा हमारे पास होता है बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ में क्या होता है कि जो आपका व्यू है, जो आपने बताया कि इंट्रोडक्शन में बताया कि ये मेरा व्यू है, जिसके कोई आइडिया है जिसके बारे में मैं ये सोचता हूं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो। तो वो जो सारी बातें हैं कि आप उस चीज को कैसे डिफाइन करोगे कि आप उसके ऊपर क्या सोचते हो, वो सारा का सारा जो है आप बॉडी पैराग्राफ में लिखते हो। उस चीज को जो प्रूफ करते हो, अपने आइडिया को जो अपने रीडर के सामने रखते हो कि ये मेरी बात का ये रीजन है, क्या कारण है, तो वो सारी की सारी बातें जो है आप बॉडी पैराग्राफ में डिस्क्राइब करते हो। तो एट द एंड जब आपकी सारी बातें खत्म हो जाती है तो कंक्लूजन में आप एंड पे क्या करते हो कि आप ओवरऑल जो आपका सारा का सारा ऐसे का सार होता है, जो आपने जो भी अभी तक आपने बॉडी पैराग्राफ में और इंट्रोडक्शन में लिखा है, उस सारे के सारे पॉइंट्स को एक या दो लाइंस में आप क्या करते हो, कंक्लूजन में एक बार दोबारा रिपीट करके जो आपका जो रीडर है उसके माइंड को रिफ्रेश कर देते हो एकदम से दोबारा कि ये सारा कुछ जो है हमने ऊपर ऐसे में जो है डिस्कस किया है। तो ये जो है बेसिकली मेन स्ट्रक्चर होती है किसी भी ऐसे की। तो नॉर्मल राइटिंग की कोई और स्ट्रक्चर हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग की कोई और स्ट्रक्चर हो सकती है। तो सबसे पहले आपने यही बात याद रखनी है कि जब भी आपने कभी कोई भी ऐसे लिखना है तो उसको आपने पहले इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, फिर आपने उसको जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि आपका आइडिया ऐसा क्यों है। तो एट द एंड आपने कंक्लूजन में ये बताना है कि आपने ओवरऑल जो है क्या बात की थी, आपने पूरे वैसे में शुरू से लेके एंड तक एक या दो लाइन में सार बताना है कि आपने जो है किस टॉपिक के ऊपर बात की थी और उसका जो क्या मतलब था और उसको कैसे आपने लिखा है। तो ये तो होगी बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम जो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जो एक इंट्रोडक्शन है इसको इफेक्टिवली हम कैसे लिख सकते हैं जिससे क्या है कि हमारा जो रीडर है वो जो है कैप्टिवेट हो जाए उसकी तरफ, जो उसकी तरफ मोहित हो जाए कि उसको मैं पढ़ू ही पढ़ूं कि आगे उसने क्या लिखा है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। किसी भी ऐसे के इंट्रोडक्शन में जो है वो हम ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला उसमें क्या होता है, हुक लाइन। दूसरा होता है स्टेटमेंट, जो ऐसे की स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेजिंग करके लिखना होता है। और तीसरा उसमें जो है वो थीसिस लाइन हमने देनी होती है। अब इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हुक लाइन क्या होती है। हुक लाइन हमारे पास वो स्टेटमेंट होती है जो हम ऐसे के रिगार्डिंग लिखते हैं, मगर ये जो हुक लाइन होती है इसमें हमारी कोई ओपिनियन या हमारी कोई साइड नहीं होती उस ऐसे को लेके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा और इजी करके समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसे आ जाता है कि आपने एनवायरमेंट के ऊपर लिखना है, एनवायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर लिखना है कि एनवायरमेंट में जो है आजकल काफी पोल्यूशन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है।
तो हुक लाइन में आप सिंपल सिंपल जो है वो एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा कुछ लिख सकते हो, थोड़ा बहुत, कि एनवायरनमेंट आजकल के टाइम के ऊपर काफी ज्यादा जो है तेजी से बदल रहा है। तो ये सिर्फ क्या होगी, हुक लाइन होगी, ये आपकी स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करती होगी। कि जैसे स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है वो क्यों हो रहा है और उसके क्या रीजन है, तो वो बात आपने इसमें लिखनी है। आप सिर्फ इसमें इतना लिख सकते हो कि आजकल के टाइम पे एनवायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो ये क्या होगा कि सिर्फ आपके रीडर को एक इनिशियल इंट्रोडक्शन देगी कि आपका ऐसे जो है वो किस चीज के ऊपर स्टार्ट होने वाला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है रीडर है उसकी अटेंशन को जो है ग्रैब करने के लिए होता है कि जो रीडर है वो जो है आपके ऐसे की तरफ जो है उसको पता चल जाए कि ये किस चीज के ऊपर हम ऐसे लिखने जा रहे हैं। उसके बाद में क्या आता है कि हमारे पास जो होती है, हमने जो ऐसे की स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो जो ऐसे में आपको क्या पूछा गया है, आप किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हो, इसमें क्या होता है कि इसमें आपने टॉपिक देना होता है कि जो ऐसे है उसका टॉपिक क्या है। जैसे कि मान लीजिए वो जो आपको क्वेश्चन में ऐसे का टॉपिक बताया गया है, आपने वही सेम टॉपिक, वही सेम बात जो है वही यहां पर लिखनी होती है। मगर आपने सेम वर्डिंग में नहीं लिखनी होती, आपने उसकी क्या करनी होती है, पैराफ्रेजिंग करनी होती है। पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट वहां पर जो क्वेश्चन के पेपर के ऊपर लिखी हुई है उसी बात को एज इट इज सेम बात को आपने डिफरेंट वर्ड्स में लिखना है। डिफरेंट वर्ड्स का मतलब होता है कि आपने उसकी जो फॉर्मेशन ही चेंज कर देनी है। फॉर्मेशन चेंज करके आपने इसको इस तरीके से लिखना है कि जिससे उस बात का मतलब वही रहे जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। इसका एक सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी आप कभी भी आपको जो स्टेटमेंट आती है, आप वो अगर एक्टिव फॉर्मेशन में है तो आप उसको पैसिव फॉर्मेशन में चेंज कर दो। और जो वर्ड जो है आप समझते हो कि ये जो वर्ड है इसके मैं सिनोनिम जो है वो डाल के थोड़ा सा इसका जो है चेंज कर सकता हूं, इसके जो वर्ड्स को चेंज कर सकता हूं, तो आप वो सिनोनिम भी साथ में डाल सकते हैं। और उससे क्या होगा कि स्टेटमेंट का मतलब सेम रह जाएगा, उसकी पैराफ्रेजिंग भी हो जाएगी, उसके वोकैबुलरी के वर्ड भी चेंज हो जाएंगे और मीनिंग भी सेम रह जाएगा। तो यहां पर आपने टॉपिक लिखना होता है कि जो आपको टॉपिक मिला है वो कौन सा है, और वो टॉपिक आपने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना होता है कि इस स्टेटमेंट के ऊपर आप जो है ऐसे लिखने जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन में एक तो होगी, सबसे पहले आपने हुक लाइन दे दी, दूसरी आपने क्या करना होता है, स्टेटमेंट देनी होती है कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिखने जा रहे हो। मगर जैसे वो वहां पर लिखा है वैसे नहीं लिखना, उसको चेंज करके लिखना है। उसके बाद में क्या आ जाता है, हमारे पास थीसिस लाइन आ जाती है। ये एक सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस 1 हो गया, ये सेंटेंस 2 हो गया और ये सेंटेंस 3 हो गया। तो एक जो इंट्रोडक्शन होती है उसमें आपने 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 सेंटेंस से ज्यादा आपने उसको नहीं लिखना। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि एट द एंड क्या होगी, हमारे पास थीसिस लाइन आ जाती है। अब थीसिस लाइन क्या होती है, जो थीसिस लाइन है इसमें आपने क्या बताना होता है कि आपका इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या व्यू है, आप क्या सोचते हो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। कि जैसे यहां पर लिखा गया है कि जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, तो आप क्या बताओगे, यहां पर ये बताओगे कि आपको क्यों लगता है। आपने तो थीसिस लाइन में जो है ये डिस्क्राइब करना होता है आपका व्यू क्या है, और यही थीसिस लाइन शो बताती है, क्लियर कर देती है कि जो बाकी का ऐसे है उसमें आप क्या लिखने जा रहे हो। तो जो थीसिस लाइन होती है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है। इसी थीसिस लाइन से क्या होता है, आपका आगे ऐसे जनरेट होता है, सारा का सारा बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन तक जो भी आपने लिखना है, फिर वो थीसिस लाइन को आपने प्रूव करना है कि आप उस चीज को ऐसे क्यों सोचते हो। मान लीजिए आपने लिखना है कि जो एनवायरमेंट पोल्यूशन था वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, वो जो है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है वो आप फिर आप आगे जाके एक्सप्लेन करोगे। तो यहां पर होगी आपकी स्टेटमेंट कि किस चीज के ऊपर लिख रहे हो, और यहां पर थीसिस लाइन में आ जाता है कि आपका जो है वो टॉपिक के रिगार्डिंग क्या स्टैंड है, आप उस टॉपिक को कैसे समझते हो और उसके बारे में क्या सोचते हो। वो जो बात आपने क्या कर लिखनी होती है थीसिस लाइन में। जैसे आप लिखते हो कि आई बिलीव दैट, कि ये जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है ये इन वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो वो जो हम एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या हम बताते हैं कि हम दोनों साइडों को डिस्कस करेंगे या ऐसे है, ये टाइप ऑफ ऐसे होते हैं, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो यहां पर आपने अपना क्लियर कट व्यू देना होता है कि आप ऐसे के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए मैं इसकी एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन को समझने में। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे
एक नंबर पे जो है एक ऐसे की स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में जैसे आप पढ़ सकते हो कि लिखा हुआ है कार ओनरशिप हैज इंक्रीज्ड सो रैपिडली ओवर द पास्ट 30 years दैट मैनी सिटीज इन द वर्ल्ड आर नाउ वन बिग ट्रैफिक जैम। तो इसका मतलब है कि जो कार ओनरशिप्स हैं, ठीक है जी, वो बहुत तेजी से बढ़ गई हैं पिछले 30 सालों में। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उनकी जो सिटीज हैं वो एक बड़ी ट्रैफिक जैम बन गई है। तो उसके बाद में ये क्या हो गया, ये ऐसे की स्टेटमेंट होगी। उसके बाद में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए इस ऐसे में। वहां पर लिखा गया है हाउ ट्रू डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी सही है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा बताया गया कि व्हाट मेजर्स कैन गवर्नमेंट टेक टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर कार्स। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जो लोग हैं उनको डिस्करेज करने के लिए, मतलब कि जो वो कार्स वो ना ज्यादा यूज करें। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हो, जैसे कार ओनरशिप से लेके ट्रैफिक जैम तक है, ये ऐसे की स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या करनी होती है, यही स्टेटमेंट उठा के आपने जो है इसकी पैराफ्रेजिंग करनी होती है। तो जब आप ये स्टेटमेंट को लिखते हो तो आपने मीनिंग सेम रहना चाहिए, मतलब, और जो है वो फॉर्मेशन डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरा जो है, जैसे उन्होंने आगे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का आपने आंसर जो है वो थीसिस लाइन में देना होता है। थीसिस लाइन यहां से पता चल जाएगा कि आपने जो है आगे नेक्स्ट क्या करने जा रहे हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है डबल क्वेश्चन टाइप ऐसे है, जब हम आगे नेक्स्ट जाके और टाइप्स को जो है डिस्कस करेंगे तो आपको उनकी भी समझ आ जाएगी कि उनको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कि 2 नंबर के ऊपर जो है हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसमें हमने लिखा हुआ है इन पास्ट 3 decades द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैव इंक्रीज। जो पिछले 30 सालों में जो है वो जो रोड के ऊपर कार इंक्रीज कर गई है, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीजन दैट इज काउजिंग ट्रैफिक जैम। तो ये एक रीजन माना जा रहा है जो है ट्रैफिक जाम कर रहा है, पर्टिकुलरली इन बिल्ड अप एरियाज। जो बिल्ड अप एरियाज हैं, जो सिटीज हैं, उसको हमने बिल्ड अप एरिया में कर दिया। तो हमने क्या किया, बात वही रहने दी सारी की सारी। तो मतलब यहाँ पर यही आ रहा है कि पिछले 30 सालों में जो है नंबर ऑफ कार जो है बढ़ गई हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो है बिल्ड अप एरिया, जो सिटीज को हमने कर दिया बिल्ड अप एरिया, वहां पे जो है इसको जो कंसिडर किया जा रहा है एक रीजन किसका, ट्रैफिक जैम का। तो ये हमारी होगी यहाँ पर जहां तक स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट थी इसको हमने यहां तक क्या किया, यहाँ पर हमने इसको एंड कर दिया। उसके बाद में लिखा आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज नाउ शूटिंग अप एंड देयर आर नंबर ऑफ वेज दैट गवर्नमेंट कैन एम टू डील विद दिस। तो आगे हमने लिख दिया कि इसके जो है मैं सोचता हूं, आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज नाउ शूटिंग अप, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी तेजी से बढ़ रही है। जैसे अब हमारा पहला क्वेश्चन था उसको हमने ऐड कर लिया कि ये कितना ट्रू है, तो आपको लगता है ये ट्रू है, आपने लिख दिया कि हाँ ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उसके बाद में क्या है कि ये जो है एंड देयर आर नंबर ऑफ वेज दैट गवर्नमेंट कैन, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ वेज है जिससे गवर्नमेंट जो है एक्शन लेके इसके साथ डील कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आपने बता दिया कि ट्रैफिक जैम बढ़ रही है, और दूसरा अब आप क्या लिखने जा रहे हो इसके ऊपर, आप लिखने जा रहे हो कि हाँ ये बढ़ गई है, मैं ये चीज जो बहुत तेजी से बढ़ गई है और जो गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कई एक्शन ले सकती है। इसका मतलब आपने जो अपने आने वाले ऐसे में क्या क्या लिखना होगा, एक तो ये लिखना होगा कि ये प्रॉब्लम जो बड़ी है ये कैसे बड़ी है, मतलब कि सच में बड़ी है कि नहीं बड़ी है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। और दूसरा आपको कोई एक्शन बताने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट कौन से ऐसे एक्शन ले जिससे क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो सके। तो ये जो ऐसे है ये मैंने जो है आइल्स की द ऑफिशियल कैम्ब्रिज गाइड टू आइल्स है उसमें से लिया है, जो कैम्ब्रिज की ऑफिशियल बुक है, ताकि आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आइल्स का ऐसे कैसे लिखते हैं, क्योंकि किसी और सोर्स से लेते हैं तो शायद आपको कंफ्यूजन रहे कि ये शायद सही ना हो, मगर ये हम उसी की आइल्स की बुक से ले रहे हैं ताकि कोई भी किसी किसी का कंफ्यूजन ना रहे कि ये ऐसे हमने कहीं और से तो लिया जिससे कुछ गलत हम समझ लें। तो जैसे आप देख सकते हो कि नीचे जो है, नीचे जो 3rd नंबर पे है, ये जो स्टेटमेंट है ये जो बुक के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी इंट्रोडक्शन बुक के अकॉर्डिंग लिखी है, वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट कार ओनरशिप हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। तो इन्होंने जो है देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कार ओनरशिप हैज इंक्रीज। तो इन्होंने भी एज इट इज ही वर्ड उठा लिया दैट कार ओनरशिप हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। तो
यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज ही लिखना पड़ता है। तो ये 9 बैंड का ऐसे है अकॉर्डिंग टू द आइल्स। तो इसमें इन्होंने एज इट इज ही इतना बड़ा जो लाइन है इसको एज इट इज ही लिख दिया। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हमने सेम वर्ड यूज कर लिया तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। आपको अगर नहीं सही, अगर किसी चीज का सही सिनोनिम नहीं मिल रहा या नहीं है तो उसको फोर्सफुली चेंज मत कीजिए, एज इट इज लिख दीजिए, उसके नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने उसको फोर्सफुली चेंज कर दिया तो नंबर कम हो जाएंगे। इस बात को खास तौर पे आप ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है जी। तो बात उन्होंने वही स्टेटमेंट वाली यहाँ पर लिखी है, थोड़ी सी चेंज करके लिख दी है। तो आगे उन्होंने लिखा है आई थिंक देयर आर नंबर ऑफ वेज दैट गवर्नमेंट कैन एम टू डील विद दिस। तो जो आगे उन्होंने लिख दिया कि ऐसा इस प्रॉब्लम के साथ जो है गवर्नमेंट कई तरीके से डील कर सकती है। तो इन्होंने जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल में लिखा है। जो पहले वाली स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा गया है कि जिसको इजीली जो है स्टूडेंट लिख पाए, समझ पाए। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इसको जो है थोड़े से जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से लिख पाते हैं। मगर जो पहले वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल है जो एज इट इज ही हमने उठा के पैराफ्रेजिंग करके एक एक क्वेश्चन का आंसर देके उस तरीके से लिखा है ताकि जो स्टूडेंट को है प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक जो है इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। तो जो अभी स्टेटमेंट देखी है, जो आपने अभी जो है जो दोनों आंसर पढ़े हैं इंट्रोडक्शन के, उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर हुक लाइन नहीं गिवन है। ये जो हुक लाइन है ये उनकी दोनों स्टेटमेंट दोनों इंट्रोडक्शन के ऊपर नहीं थी। तो हुक लाइन जो होती है ये ऑप्शनल होती है। ये अगर आपको कोई अच्छी हुक लाइन मिल रही है तभी आप जो है हुक लाइन को लिखिए। अगर आपको हुक लाइन एट द टाइम नहीं मिल रही तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर टाइम मत वेस्ट कीजिए और जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट कीजिए और अपना थीसिस लाइन लिखे अपनी इंट्रोडक्शन को फिनिश करके आगे अपनी बॉडी पैराग्राफ की तरफ बढ़ जाइए। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट करते रहोगे तो इतना टाइम नहीं होता। तो मोस्टली स्टूडेंट यही हुक लाइन के ऊपर फंसे रहते हैं कि क्या लिखें, यहीं पर अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि उनके जो है जो उनको बाकी का टाइम चाहिए ऐसे लिखने के लिए उसको भी वो वेस्ट कर देते हैं और एट द एंड उनके पास टाइम की शॉर्टेज हो जाती है और उसको अपने ऐसे को पूरा तरह नहीं लिख पाते। तो हुक लाइन अगर आपको इमीडिएटली समझ आती है तो आप लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि हुक लाइन से याद कर लेते हैं, तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ जाता है कि जब आप किसी लाइन को याद कर लेते हो, 2, 3, 5, 10 हुक लाइन से याद कर लेते हो, तो आप उसको बहुत ही जो वो हुक लाइन्स होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं, उसकी लैंग्वेज काफी अच्छी होती है। तो मान लीजिए आपने हुक लाइन लिख दी 8 बैंड की या 9 बैंड की, तो आगे आपका जो लेवल है वो है मान लीजिए इंटरमीडिएट लेवल का 6 बैंड का। तो उससे क्या होगा कि आप जब हुक लाइन लिखोगे 9 बैंड की, उसके बाद जब आप स्टेटमेंट की पैराफ्रेजिंग करने जाओगे तो आप एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये तो सारी 6 बैंड की है और ये 9 बैंड की है। तो उसको ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो आपने हुक लाइन लिखी है ये आपने याद करके लिखी है, क्रैम्ड थी, आपने वो कर दी। तो जब भी एग्जामिनर देखता है कि आपके राइटिंग में कोई ऐसी लाइन लिखी है जो क्रैम्ड लाइन है, तो उससे क्या होता है एग्जामिनर आपके नंबर काट देता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कभी भी जब भी कोई भी ऐसी लाइन याद करके नहीं अपने ऐसे में लिखनी जिससे क्या होगा कि आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। स्टूडेंट सोचते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, मगर होता क्या है कि एग्जामिनर समझ आता है कि ये लाइन याद करके लिखी हुई है, तो उसको क्लियर कट डिफरेंशिएट पता चल जाता है याद की हुई लाइन में और आपने जो लिखी है, तो उससे आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो कभी भी क्रैम्ड लाइंस नहीं लिखनी, ऐसी वोकैबुलरी नहीं यूज करनी पैराफ्रेजिंग में जो एप्रोप्रिएट ना हो। अगर एप्रोप्रिएट वो है तभी यूज कीजिए, अगर आपको नहीं मिल रही तो एज इट इज वर्ड लिख दीजिए। कम से कम आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, कम नहीं होंगे। मगर अगर आपने गलत वोकैबुलरी यूज कर दी तो नंबर उल्टे ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। हुक लाइन, स्टेटमेंट और थीसिस लाइन। हुक लाइन इज ऑप्शनल, स्टेटमेंट और थीसिस लाइन को आपने अच्छे से लिखना है क्योंकि यहीं से सारा ऐसे जनरेट होगा, यहीं से एग्जामिनर को पता चलेगा आप क्या करने जा रहे हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बॉडी पैराग्राफ से। बॉडी पैराग्राफ, जो भी ऐसे का बॉडी पैराग्राफ होता है, इसी बॉडी पैराग्राफ में जो है हमने मेनली एक्सप्लेन करना होता है जो हमारा आइडिया होता है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये उसमें हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके ऊपर हमने सारा ऐसे लिखना होता है और साथ में अपना जो है आइडिया बताते हैं थीसिस लाइन में कि हम इस ऐसे में क्या लिखने जा रहे हैं। तो जो आपका आइडिया है, जिस आइडिया को आप बताते हो कि आप ये लिखने जा रहे हो, आप अब जो उस आइडिया को जो आपने एक्सप्लेन करना है, अपने रीडर के सामने रखना है, उसको जो है कन्विंस करना है कि आपका जो आइडिया है वो क्या है और वो कैसे सच है,
ठीक है जी, वो सारा का सारा जो भी आपने डिस्क्राइब करना होता है वो बॉडी पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना होता है। जैसे कि इसमें आप जो है अपना मेन आइडिया बताते हो कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका ये आइडिया क्यों ऐसा, आप ऐसा क्यों सोचते हो, और उसको जो है आपने एक लॉजिकल ऑर्डर में उसको जो है वो डिस्क्राइब करना होता है कि स्टार्टिंग से मेन आइडिया लेके नीचे तक उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये आइडिया क्यों है ऐसे, और साथ में उसकी एग्जांपल्स देनी होती है। दूसरी तरफ ये क्या होता है कि जो जो मेजर डिटेल्स होती हैं जो आपने देनी होती हैं अपने पैराग्राफ में अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आपने मेन आइडिया लिखना है, ठीक है जी, उसको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, और साथ में जो आपका मेन आइडिया है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने जो है जो आपकी मेजर डिटेल्स हैं, जो आपने डिटेल्स देनी है वो सारी की सारी बॉडी पैराग्राफ में आएंगी। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि जो बॉडी पैराग्राफ है इसकी जो पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन जो हमने जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये कैसे करनी है और उसको कैसे एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो जो बॉडी पैराग्राफ हमारे पास होता है, बॉडी पैराग्राफ में जब हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर जो सबसे उसकी मेन स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन होती है किसी भी बॉडी पैराग्राफ की, उसको हम बोलते हैं मेन आइडिया। उसमें हमने अपना मेन आइडिया देना होता है कि जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि मैं अगर एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट में जो है जब एयर पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपने प्रॉब्लम मेंशन करनी है या आपने अपना आइडिया देना है कोई भी अपना कि उसको कैसे सही किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए लिखोगे कि उस जो एयर पोल्यूशन से क्या होगा कि लोगों को जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें एक स्टूडेंट्स जो बेसिकली जो मेजर गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो मेन आइडिया नहीं देते, वो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर हम जो है उसको जो है रिलेट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम मोस्टली स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो जब भी कोई हम बॉडी पैराग्राफ करते हैं उसमें पहले अपना मेन आइडिया लिखते हैं, बाद में उस मेन आइडिया को हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करना है आपने कि जो मेन आइडिया था आप ऐसा क्यों सोचते हो। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे तो साथ में आपने उसमें जो है उसको प्रूफ करने के लिए उसमें एग्जांपल्स भी ऐड करनी है या कोई सर्वे कोई रिसर्च ऐड करनी है, तो वो जो है उसमें ही आपने उसको साथ में बता के उसको डिस्क्राइब करना है कि आपकी बात को ज्यादा और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसके बाद में आपने क्या करना है, जब आपने एक्सप्लेन कर दिया तो एट द एंड आपने छोटा सा उसके बारे में रिजल्ट बताना है कि उसका क्या रिजल्ट होगा, ये आपके मेन आइडिया का क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इस बात को हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कैसे इस बॉडी पैराग्राफ को मोस्टली लिखते हैं जिससे वो उनके ऐसे में उनको वो गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे आता है कि जो एयर पोल्यूशन है उससे लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का नॉर्मली लिखने का स्टाइल क्या होता है कि जैसे वो लिखेंगे कि जब भी कोई एयर को जो है वो इनहेल करेगा, सांस लेगा, तो उसके अंदर जब एयर जाएगी तो उसके साथ में कंटेमिनेशंस भी जाएंगी। जैसे एयर पोल्यूशन जाएगा उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेज होगी, जब वो गैसेज अंदर जाएंगी तो वो उसके अंदर लंग्स में प्रॉब्लम करेंगी, जब लंग्स में प्रॉब्लम करेंगी तो उसको क्या होगा, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो अल्टीमेटली आपका मेन आइडिया क्या था कि एयर पोल्यूशन से क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो सांस लेने की प्रॉब्लम की बात है इसको एट द एंड ले जाते हैं, जब आपका जो बॉडी पैराग्राफ है उसके बॉटम में ले जाते हैं। तो मेन आइडिया आप क्या करते हो, उल्टा नीचे ले जाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके फिर से नंबर जो है कट जाते हैं, तो उससे आपका ऐसे जो है इफेक्टिव नहीं रहता। तो जो भी आपका मेन आइडिया है कि इससे सांस की प्रॉब्लम आएगी, इससे स्किन की प्रॉब्लम आएगी, इससे ये वाली प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करोगे, वो जो मेन प्रॉब्लम है या जो मेन आइडिया है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ लिखोगे। जैसे कि आप यहाँ पर लिखोगे कि उसमें से उससे क्या होगा, अगर एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैसे आएगी बाद में आपने एक्सप्लेन करना है उसको, पहले आपने एक्सप्लेन करके बाद में नहीं बताना कि इस सारे काम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आपने लिख दिया कि यहाँ पर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, उसके में बाद में बात करनी है कि कैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, कि जो है जब कोई पर्सन जो है वो सांस लेगा तो उसके अंदर ये कंटेमिनेशन जाएंगे तो उसके आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एट द एंड आपने साथ में आपने एक एग्जांपल दे देनी है। एग्जांपल में आपने जैसे लिख देना है कि एक रिसर्च हुई थी, उसमें ऐसे ऐसे रिसर्च में पाया गया कि ये प्रॉब्लम आ गई लोगों को, तो उससे क्या हुआ कि लोगों उससे ये क्लियर हो जाता है कि जब भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो लोगों को सांस की प्रॉब्लम आती है। तो ये एग्जांपल जो है रियल लाइफ एग्जांपल भी हो सकती है और आपकी जो है अपनी तरफ से बनाई हुई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने अपनी तरफ से जो है अपनी तरफ से खुद वो जनरेट की हो सकती है एग्जांपल, जरूरी नहीं होता कि वो सच्ची हो,
बस आपका यहाँ पर राइटिंग स्टाइल चेक होगा कि आप कैसे लिख रहे हो। तो उसके लिए आप खुद भी बना सकते हो कि यहाँ पर रिसर्च हुई थी तो उसमें ये चीज देखी गई। तो चाहे वो रिसर्च हुई है चाहे नहीं हुई है उसका कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि आपने वो वहां पर लिखा है तो वो स्टाइल राइट है, तो ये चेक होगा। तो उससे अगर आप रिजल्ट निकाल दोगे तो इससे जो ओवरऑल ये देखने को मिलता है, इससे क्या होता है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती हैं और जिससे उनको जो है आगे प्रॉब्लम्स और भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये होता है हमारा बॉडी पैराग्राफ। तो जैसे हमने पिछला जो ऐसे इंट्रोडक्शन में देखा था, अब हम उसी को जो है उसकी जो एक प्रॉपर एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं उसी ऐसे को जो है आप अपनी स्क्रीन में देख सकते होंगे। जैसे हमारा प्रीवियस टॉपिक था जो ऐसे का, जैसे कार ओनरशिप हैज इंक्रीज सो रैपिडली ओवर द पास्ट 30 years दैट मैनी सिटीज इन द वर्ल्ड आर नाउ ऑन बिग ट्रैफिक जैम। तो इसके ऊपर अब यहाँ पर हमने लिखना था, सबसे पहले हमने लिखना था हाउ ट्रू डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज। तो अब हम पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब हम पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे जो पहला बॉडी पैराग्राफ है उसमें ये पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये कितना सच है। तो उसको प्रूफ करने के लिए राइटर ने क्या किया है, तो सबसे पहले लाइन लिखी है मैनी बिग सिटीज इन द वर्ल्ड हैव अ ट्रैफिक प्रॉब्लम बट दीज प्रॉब्लम्स वेरी। तो ये इसका मेन पॉइंट है कि जो बिग सिटीज हैं उसमें ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हो रही है मगर वो वेरी कर रही है। साथ में उसने एग्जाम्पल देकर इस चीज को जो है एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है, फॉर एग्जाम्पल इट इज रीजनेबली इजी टू ड्राइव अराउंड माई सिटी आफ्टर 10 AM एंड बिफोर 5 PM। कि जो 10 AM से बाद और 5 PM से पहले बहुत इजी है मेरे जो है करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। हाउएवर आउटसाइड दीज आवर्स यू हैव टू अलाउ डबल द यूजुअल टाइम टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर देखिए आप उसने कितने तरीके से उसको जो है एक्सप्लेन किया है। पहले तो उसने बताया कि मेरा जो इस पैराग्राफ है उसका थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, मैं किस आइडिया के ऊपर लिखने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है बिग सिटीज में है। तो उसके साथ में उसने पहले थीम को जो बता दिया, मेन आइडिया को बता दिया कि इस बॉडी पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या चलेगा, और साथ में उसको एग्जांपल देके वेरीफाई भी कर दिया कि ये जो बात है ये सच है। अब उसने अपनी पर्सनल एग्जांपल देके बता दिया इसको और जो है उसको क्लैरिफाई कर दिया। तो ये जो राइटिंग है ये कैम्ब्रिज की बुक से मैंने ली है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप ऐसे लिख सकते हो। तो पहले मेन आइडिया देंगे, बाद में उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे कि वो बाद आप कैसे जो है उसको जो प्रूफ करते हो। तो पहले पैराग्राफ में उसने प्रूफ कर दिया कि जो सिटीज है उसमें ये ट्रैफिक प्रॉब्लम है अपने लाइव एग्जांपल देके। अब दूसरे पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में उसने क्या किया है, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच गवर्नमेंट्स कैन टेक इन बिजी सिटीज इज टू एनकरेज द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अब यहाँ पर पहले ही लाइन से हमको क्लियर हो गया है कि जो मेन आइडिया क्या है इस पैराग्राफ का, कि गवर्नमेंट कौन सा एक्शन लेगी। जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, तो गवर्नमेंट को कौन सा एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट कौन सा एक्शन ले सकती है। तो उसने पहला बता दिया, पहला ही एक्शन की बात कर दी कि लोगों को एनकरेज करना कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉडी पैराग्राफ सेकंड के स्टार्टिंग में जो मेन आइडिया उन्होंने दिया है, मेन आइडिया में उन्होंने बता दिया है कि ये किस उससे हमको क्लियर हो गया है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज के ऊपर लिखा जा रहा है। ये जो है वो अब गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में बात कर रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको जो है एनकरेज करना चाहिए। उसके बाद में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया उसने, दिस मीन्स द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैव टू बी वेल रन एंड पीपल मस्ट एबल टू अफोर्ड देम। तो उसने साथ में ये भी बता दिया कि एक तो अप्रोच जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एनकरेज कर सकती है और कैसे एनकरेज कर सकती है ये भी साथ में लिखा है कि उनको जो है अच्छी तरह से चलाना चाहिए और जो है अफोर्डेबल होना चाहिए जिससे लोग जो है इसकी तरफ आएंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम कम हो जाएगी क्योंकि जो है कार्स जो है वो कम हो जाएंगी सिटीज में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये दूसरे क्वेश्चन का उसने जवाब दिया कि जो है गवर्नमेंट कौन सा एक्शन ले सकती है। तो पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्लियर हो गया कि ये जो है एक्शन की बात होने जा रही है इस पैराग्राफ में और कुछ नहीं बात होगी। तो इसके बाद में जैसे आप तीसरा पैराग्राफ देख सकते हैं, जहां पर लिखा है इसने, अनदर अप्रोच टू डिस्करेज पीपल फॉर एक्चुअली एंटरिंग द सिटी बाय बिल्डिंग कार पार्क्स एंड शॉपिंग सेंटर्स ऑन द आउटस्कर्ट्स। जो आप देख सकते हैं कि अब इस थर्ड पैराग्राफ में उसने क्या किया है, एक और आइडिया दिया। आइडिया कौन सा दिया कि गवर्नमेंट
अनदर एक्शन कौन सा ले सकती है और कौन सा एक्शन ले सकती है। तो देखिए ये राइटर ने कितनी सफाई से, कितने तरीके से जो है अलग अलग पैराग्राफ बना के कितनी डिटेल से समझाया है, ताकि आपको आप मैस ना हो पाओ। ऐसा नहीं है कि उसने पहले पैराग्राफ में दूसरा आइडिया दे दिया कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर लिखना क्या चाह रहा है। तो ये जो पैराग्राफिंग है ये यही इसीलिए काम आती है ताकि रीडर है वो फैसिलिटेट हो सके, वो उसको अच्छे से रीड कर पाए और उसको अच्छे से पता चल पाए कि ये आइडिया चेंज हो रहा है। जब भी पैराग्राफ चेंज होगा तो आइडिया चेंज होगा, या तो चेंज हो जाएगा या वही उसी साइड का आइडिया नेक्स्ट आ जाएगा और आइडिया भी शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो ऑपोजिट हो चाहे सेम आइडिया हो। जैसे थर्ड पैराग्राफ में आइडिया क्या है कि उसी के बारे में बात कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसको कौन सा एक्शन लेना चाहिए, और अनदर अप्रोच लिख दिया स्टार्टिंग में, उससे पता लग गया कि दूसरी बात हो रही है कि दूसरा एक्शन कौन सा लिया जा सकता है। तो इन एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि जो कभी भी आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हो तो उसका सबसे पहले मेन आइडिया देना है कि अब जो पैराग्राफ है ये किस चीज के ऊपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और साथ में जो है वो कौन सी चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहले हमने उसके ऊपर स्टार्टिंग पे मेन आइडिया देना है, जिससे क्लियर हो जाए कि ये जो पैराग्राफ है किस चीज के ऊपर जल्द स्टार्ट होने वाला है, और साथ में जो है उसको बाद में एक्सप्लेन करना है कि ये काम कैसे हो सकता है। तो उसके बाद में अगर आप रिजल्ट देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते तो छोड़ सकते हो। तो ये तरीका होता है जब एक बॉडी पैराग्राफ में हमने एक आइडिया एक्सप्लेन करना हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास आइडिया ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आइडियाज जो है वो दो कर देते हैं। जैसे कि सेम आइडिया लिख सकते हैं, ऑपोजिट आइडिया अपने कभी नहीं लिखने। जैसे कि आप अगर बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हो, बॉडी पैराग्राफ में आप ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स और कम से कम एक पॉइंट को जो है वो मेंशन करते हैं। एक पॉइंट के बिना तो बॉडी पैराग्राफ बनेगा ही नहीं। एक बॉडी पैराग्राफ में या तो एक मेन पॉइंट हो सकता है या 2 मेन पॉइंट हो सकते हैं। अगर एक मेन पॉइंट है तो इस स्ट्रक्चर में चलेगा, अगर 2 मेन पॉइंट आ जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि जब मान लीजिए आपका जो फर्स्ट मेन पॉइंट है, अगर आपने एक बॉडी पैराग्राफ में 2 मेन पॉइंट देने हैं तो पहला आप मेन पॉइंट लिखोगे, उसके बाद में उसको एग्जाम्पल दोगे। तो एग्जाम्पल देने के बाद जब जो खत्म हो जाएगा तो यहां पर कनेक्टर लगाओगे, जैसे कि मोर ओवर, फर्दर मोर, जैसे भी कोई भी कनेक्टर है, ठीक है जी। तो इसको लगा के सेकंड मेन पॉइंट है आप वो लिखोगे, बाद में उसको एक्सप्लेन करोगे। तो एक बात आप याद रखिए, आप जो जब भी कभी भी एक बॉडी पैराग्राफ बनाओगे तो उसमें जब आप 2 पॉइंट लिखते हो तो एग्जाम्पल एक ही होगी। एक बॉडी पैराग्राफ में एक ही एग्जाम्पल होगी, 2 एग्जाम्पल कभी मत दीजिए, ठीक है जी। ज्यादा एग्जाम्पल हो जाएंगी तो वो भी मैसी लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक बॉडी पैराग्राफ में एक मेन पॉइंट देते हो तो मेन पॉइंट दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, एग्जांपल दीजिए और एट द एंड रिजल्ट निकाल दीजिए। अगर आपने एक बॉडी पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स देने हैं, ठीक है जी, मेन पॉइंट देने हैं, 2 पॉइंट बातों को एक्सप्लेन करना है, तो पहला मेन पॉइंट लिखिए, उसकी एग्जांपल दीजिए, सेकंड मेन पॉइंट लिखिए, उसकी एक्सप्लेन कीजिए, एग्जांपल मत दीजिए, क्योंकि जब आप एग्जांपल दोगे बार बार तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिकली जो है मैसी हो जाएगा और ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने वाले को भी। तो ये था हमारा बॉडी पैराग्राफ कि बॉडी पैराग्राफ को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट से लेके उसको आगे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं कंक्लूजन, कि कंक्लूजन जो है वो कैसे लिखते हैं किसी भी एसे की। कंक्लूजन, किसी भी एसे का जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें हम जो है बेसिकली करते क्या है कि जो हमारे मेन आइडियाज होते हैं, जो हमने बॉडी पैराग्राफ में लिखे होते हैं, उनको हम सम अप करते हैं। सम अप करने का मतलब क्या है कि जो आपके मेन आइडियाज आपने स्टार्टिंग में लिखे थे बॉडी पैराग्राफ में, उसी को आप दोबारा से रीस्टेट करते हो, दोबारा से उनको लिखते हो डिफरेंट वे से। जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट की पैराफ्रेजिंग की थी, इसी तरह हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मेन आइडियाज है उनकी दोबारा से पैराफ्रेजिंग करके उनको जोड़कर आपस में एक लाइन में लिख के उसको जो है कंक्लूजन में ऐड कर देते हैं। और साथ में जो है एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कभी भी कंक्लूजन में कोई नया आइडिया ऐड नहीं करना। अगर आपने कंक्लूजन में कोई नया आइडिया ऐड कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। कंक्लूजन जो सिर्फ होता है वो सारे ऐसे का एक सार होता है कि आपने जो ऊपर बातें की है वो कौन कौन सी की है, उनको एक लाइन में हमने जो है डिस्क्राइब करना होता है इन कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमने जो है सम अप करना है अपने मेन आइडियाज को, क्योंकि जो हमारे मेन आइडियाज होते हैं वही हमारे जो है जो जिसके ऊपर हमने सारा का सारा ऐसे बॉडी पैराग्राफ लिखे होते हैं, उन्हीं को हमने जो है एट द एंड कंक्लूजन में लेके आना होता है। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं लेके आनी होती। जो भी हमने पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया होता है उसमें से हमने कोई भी मैटर जो है कंक्लूजन में लेके नहीं आना।
जो हमारे मेन पॉइंट थे, जिसके जो हमारे थीम थे उन बॉडी पैराग्राफ्स के, उन्हीं थीम्स को, जो उन्हीं मेन आइडियाज को हमने बाहर निकालना है, बाहर निकाल के उनको पैराफ्रेज करना है, एक डिफरेंट वे से लिखना है और उनको जोड़ देना है आपस में। 2 या 3 जितने भी पॉइंट है उनको आपस में जो है जोड़कर उनको पैराफ्रेज करके एक या 2 इफेक्टिव लाइंस में उसको जो है डिस्क्राइब करना है इन कंक्लूजन। वहां से क्या होगा, आपकी जो है पूरा का पूरा सार पता चल जाएगा कि इस जो है ऐसे में क्या क्या हमने डिस्क्राइब किया था, क्या क्या हमने एक्सप्लेन किया था। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंक्लूजन में बहुत दिक्कत आती है, उनको ये नहीं समझ आती कि हम कंक्लूजन में क्या लिखें। अब वो सोचते हैं कि अगर हमने मेन आइडियाज को दोबारा लिख दिया तो वो तो रेपिटेशन हो जाएगी, तो रेपिटेशन में क्या हो जाएगा कि उनके नंबर कट जाएंगे। मगर कंक्लूजन होती ये है, कंक्लूजन में हमने जो है अपनी इंट्रोडक्शन से लेके जो मेन आइडियाज हमने सारे लिखे होते हैं उसी का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो मेन आइडियाज और जो इंट्रोडक्शन है उसी का कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है इन कंक्लूजन। तो उसमें हमने आइडियाज सारे इकट्ठे करके लिख देने हैं, साथ में हमने अवॉइड करना है कोई भी नया आइडिया ऐड करने से। अगर हमने नया आइडिया उसमें ऐड कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको जो है और अच्छे से समझने के लिए हम जो है वो प्रीवियस हमारा जो ऐसे को हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसकी हम जो है कंक्लूजन को डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि उसने कैसे इसको जो है एक्सप्लेन किया है इस कंक्लूजन को। तो यहाँ पर लिखा है क्लियरली वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर आवर सिटीज। तो जो हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सिटीज की जो है लुक आफ्टर करने के लिए, ये एक जनरल लाइन हो गई। तो जैसे यहाँ पर इसने आगे लिखा है कि गवर्नमेंट कैन डू अ लॉट टू इम्प्रूव द सिचुएशन। जो गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ कर सकती है इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। एंड पार्ट ऑफ व्हाट दे डू, ठीक है जी, और जो पार्ट है जो क्या कर सकते हैं, शुड इन्वॉल्व एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू कंसिडर अल्टरनेटिव टू ड्राइविंग। तो जो एनकरेज करना है इंडिविजुअल को कि वो जो है अल्टरनेटिव्स यूज करें, जो कंसीडर करें अल्टरनेटिव्स ड्राइविंग के जो ड्राइविंग है उसके अल्टरनेटिव्स लें, कार्स को छोड़ के उसके अल्टरनेटिव्स लें। तो इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर जो है जो पिछले जो पॉइंट है उनको डायरेक्टली रीस्टेट नहीं किया, चाहे इसने यहाँ पर ऐसे लिखा है कि उसको अल्टरनेटिव्स लेने चाहिए। अगर आप इसको और भी सिंपली करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की राइटिंग है, अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट अप्रोचेस अप्लाई कर सकती है। जैसे कि इंडिविजुअल्स को एनकरेज करें कि वो जो है एक तो बसेस यूज करें और साथ में जो है उनको आउटस्कर्ट के ऊपर पार्किंग फैसिलिटी और जो है शॉपिंग सेंटर प्रोवाइड कर दें, जिससे क्या होगा सिटीज में कार का आनी कम हो जाएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से और भी इजी करके लिख सकते हो। अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी आपके नंबर जो है वो कम नहीं होंगे। तो ये वाला जो ऐसे है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप इसको पढ़ सको, आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और साथ में एक लास्ट इंप्रेशन छोड़ना होता है रीडर के माइंड के ऊपर, कि रीडर के माइंड के ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ना है कि वो जो है उसको लंबे समय तक सोचे कि ये आपने जो ऐसे में लिखा था वो क्या लिखा था और उसमें कितनी जो है वो सच्चाई थी। तो ये जो सारी बातें होती हैं ये कंक्लूजन में आती हैं। तो जैसे कंक्लूजन है, कई बार आपको ऐसे में आपकी ओपिनियन भी पूछी जाती है कि आपकी ओपिनियन क्या है। तो उस केस में आपने क्या करना होता है, उस केस में आपने फिर अपनी ओपिनियन देनी होती है। जैसे कि ऐसे आते हैं जब आपसे ओपिनियन पूछी जाती है कि जब 2 साइड की आपने डिस्क्राइब करना हो, 2 लोगों की दो टाइप के लोगों को जो है उनकी सोच को डिस्क्राइब करना हो, उसके बाद अपनी ओपिनियन देनी हो। उस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम सम अप करते हैं मेन आइडियाज को कि हमने ये बातें की है, एट द एंड हम अपनी ओपिनियन देते हैं। वो ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकती है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपने एक साइड के साथ जो है एक जो मेन आइडिया है उसी के साथ आपने स्टिक होकर रहना है। हो सकता है कि आपका कोई तीसरा पॉइंट हो। इन दैट केस अगर ओपिनियन पूछी गई है आपको किसी ऐसे में, इन दैट केस आप अपना अनदर आइडिया रख सकते हो कंक्लूजन में। उस टाइम पे फिर ये कंक्लूजन नहीं रहेगी, ये ओपिनियन हो जाएगी। तो उसको आप जो है डिफरेंट वे से स्टार्ट करोगे। जैसे हम जब भी कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं तो उसको उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है हम मोस्टली यूज करते हैं इन कंक्लूजन, या फिर हम कर देते हैं सम अप। ठीक है जी। तो अगर हम ओपिनियन लिखते हैं तो वहां पर हम लिखेंगे इन माय ओपिनियन। ठीक है जी, इन माय ओपिनियन। तो इससे पता चल जाएगा कि यहां पर एट द एंड आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो। उस टाइम पे फिर हम कंक्लूजन नहीं लिखते। तो
अगर आपने कंक्लूजन लिखनी है तो आपने पॉइंट्स को ही दोबारा रीस्टेट करना है, पॉइंट्स को ही दोबारा इकट्ठे करके लिखना है और क्या न कोई नया आइडिया नहीं देना। अगर आपने ओपिनियन देनी है तो आपने क्या करना है, पुराने आइडियाज को ऐड करके सम अप करके रीस्टेट करके उसके बाद में अपनी ओपिनियन साथ में दे के उसको उसमें अपनी नया थॉट भी दे सकते हो, नई ओपिनियन भी दे सकते हो कि मेरी ओपिनियन क्या है। तो ये थी हमारी कंक्लूजन ऑफ एसे। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी कि एक जो एसे है इसको हम स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे लिखते हैं। ये बहुत ही इजी है। अगर आप कोई भी ऐसे लिखते हो तो आप इन बातों का खास तौर पे ध्यान रखिए कि आप कभी भी उसमें क्रैमिंग की हुई लाइनें मत लिखिए, डिफिकल्ट वोकैबुलरी मत यूज कीजिए और ऐसे जो है वर्ड्स मत यूज कीजिए जो आपको भी नहीं पता कि उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो अगर आप ऐसे वर्ड यूज करते हो तो डेफिनेटली आप अपने स्कोर को डिक्रीज ही कर रहे हो। स्टूडेंट्स के काफी क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि हम जो है ऐसे लिखा है, हमने ऐसे लिखते हैं तो फिर भी नंबर क्यों नहीं आते। तो उनको यही जो मेजर डिफरेंस नहीं पता होता उनके ऐसे में कि क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके नंबर वो अचीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो टाइप ऑफ ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम आइल्स करते हैं तो उसमें हमको जो टाइप ऑफ ऐसे बताए जाते हैं जैसे एग्री, डिसएग्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और अदर टाइप के ऐसे। तो ये तो हो गए एक टाइप के ऐसे जो आइल्स में आते हैं। मगर होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनको बेसिकली एसेस की नॉलेज नहीं होती कि जो बेसिक टाइप ऑफ ऐसे हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे पहले बेसिक टाइप ऑफ ऐसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो आइल्स में टाइप ऑफ ऐसे हैं वो कौन से हैं। जब आप वो बेसिक टाइप ऑफ ऐसे पहले समझ लोगे तो आपको क्या होगा कि आपको बाद में जो टाइप ऑफ ऐसे हैं उसको समझने में बहुत आसानी होगी और आप बहुत इजीली जो है अपने किसी भी ऐसे कोई भी टाइप का आपके सामने ऐसे आ जाएगा उसको आप बहुत आसानी से जो है वो डिस्क्राइब कर पाएंगे अपने फाइनल एग्जाम में या जब भी आप उसको लिखेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सारी बातें अंडरस्टैंड होगी कि एक ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आप जो है आपने कुछ नया सीखा है जिससे आप में जो है फर्दर इंप्रूवमेंट होगी अब इस चीज को फॉलो करके, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आने वाले जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए, जिससे आप आइल्स में आपके डिजायर बैंड को आप अचीव कर पाओ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।